जांच आख्या में 1,61,51,706 रुपये की वित्तीय अनियमितता ऑब्लिक गबन का आरोप सिद्ध होता है। तो हमारी सरकार किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में यह स्पष्ट है कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं देता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी के द्वारा भी उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाइयां की जाती हैं और सरकार भी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकती है। एक विधायक के रूप में हमारा जो दायित्व है, वो दायित्व है विधानसभा में जो भी नियम कानून बनते हैं, उस नियम कानून को बनाने में हमारी सहभागिता होती है। जो भी नियम और कानून बनते हैं, उसका अनुपालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और विधानसभा में विकास के कार्यों को करवाना, उसके लिए सरकार से बातें करके धन उपलब्ध करवाना और अपने विधानसभा का विकास करना। जब मैं क्षेत्रीय भ्रमण में होता हूं तो मेरे पास विभिन्न लोगों से मुलाकात होती है और हर एक व्यक्ति अपनी पीड़ा हमें अवगत कराता है। मैं क्षेत्रीय भ्रमण में था, प्रमुख क्षेत्र पंचायत के विरुद्ध में लोगों द्वारा अवगत कराया गया और क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ही अवगत कराया गया कि मेरे ग्राम सभा में कार्य योजना में शौचालय स्वीकृत है, परंतु शौचालय नहीं बनाकर यहां पर हाई मास्क लाइट लगा दिया गया है। एक जगह की यह सूचना थी कि हमारे ग्राम सभा में फलाने के घर से फलाने के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य होना था और नाला बनवाना था। नाला नहीं बनवाया गया, सिर्फ इंटरलॉकिंग करवाया गया। तो इस तरह की विभिन्न शिकायतें आ रही थी, लगातार शिकायतें आ रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की एक नीति है कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिख दिया कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो कृपया आप इस पे जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने एक जांच समिति बना दिया और जांच समिति के प्रमुख सीडीओ को बनाया। सीडीओ ने 2 जिला स्तर के पदाधिकारियों को, डीपीआरओ को और डीडीओ को जांच अधिकारी नामित करते हुए, और 2 आरोप थे। एक आरोप ये था कि भारत सरकार का जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग से 2 तरह के धन आते हैं। एक टाइड धन आते हैं, एक अनटाइड मद में धन आते हैं। टाइड मद के जो धन आते हैं उसको स्वच्छता और पेयजल के मद में हम खर्च कर सकते हैं, और अनटाइड मद में जो पैसे आते हैं उनको हम विकास के कार्यों में खर्च कर सकते हैं। साथ साथ ग्राम सभा मुन्नी पट्टी में एक शिकायत थी जिसमें कि ग्राम प्रधान से उच्च स्थानीय स्तर पे विवाद भी हुआ था कि भाई ये खेल मैदान की जमीन नहीं है तो इस पे क्यों अस्पताल की जमीन है और विद्यालय की जमीन पे है तो इस पे खेल मैदान क्यों बनाया जा रहा है। भविष्य में एएनएम सेंटर आएगा, चाहे कोई विद्यालय खोलने की बात आएगी तो हमारे पास जमीन नहीं रहेगा। तो ये भी मुन्नी पट्टी से ये आवाज आ रही थी। तो मैंने दोनों चीजों की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी को जांच हेतु निर्देशित किया और जिलाधिकारी ने जांच करके अपनी जांच आख्या शासन को प्रेषित कर दी। शासन को प्रेषित करने के बाद शासन ने निर्णय लिया और श्री राज्यपाल के आज्ञा से उनके वित्तीय प्रमुख तमकुही राज के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पे रोक लगाई गई। साथ साथ उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे, कार्य संपादित किए जाते थे, उन्हीं सारे कार्यों पे भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। और यह प्रारंभिक जांच थी और अंतिम जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी को श्री राज्यपाल के द्वारा उनके आज्ञा से उन्हें नामित किया गया है। देखिए,
हमारे लिए देश प्रमुख है, पार्टी सेकेंडरी है और व्यक्ति थर्ड स्थान पे है। हमारे श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि सरकार रहे न रहे लेकिन देश रहना चाहिए। तो हमारी सरकार, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में यह स्पष्ट है कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं देता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी के द्वारा भी उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाइयां की जाती हैं और सरकार भी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकती है। तो यह कोई प्रश्न नहीं उठता है कि वो किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है। कितने लाख की योजना थी और कौन कौन से काम कराए गए? वित्तीय वर्ष 22-23 में जो जांच का आख्या आया है, उस जांच आख्या में 1,61,51,706 रुपये की वित्तीय अनियमितता ऑब्लिक गबन का आरोप सिद्ध होता है। यह मात्र एक वित्तीय वर्ष का है और अग्रिम जांच जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। तो इन जांचों में और क्या सामने आता है निकल के, यह तो आगे की बात है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में इतने रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। बड़ी कार्रवाई करा है देखिए, मैंने तो कहा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मेरा जीवन विद्यार्थी जीवन से, जब मैं मेडिकल में पढ़ता था और जिस यूनिवर्सिटी से मैं मेडिकल कर रहा था, उस यूनिवर्सिटी में एसएफआई की बहुत बड़ी दबदबा थी। उस समय में भी मैं एनएमओ, जो कि संघ की एक अनुषांगिक शाखा है, उस समय भी मैं एनएमओ का काम करता था। उसके बाद जब एमबीबीएस एमएस करने के बाद जब मैं सामाजिक जीवन में आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हुए मैंने एनएमओ का काम, भारत विकास परिषद का काम एक सदस्य के रूप में करता रहा, कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं ली। 2012 में संगठन के द्वारा हमें क्षेत्रीय स्तर का एक पदाधिकारी बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ है। उस चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बना और वो दायित्व अभी भी मैं निभा रहा हूं। तो मेरा यह कहना है कि मेरी नीति में और मेरी रीति में जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जीवन के आदर्शों को ही अपना आदर्श मानते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। और व्यक्ति तो तीसरा होता है, पहले राष्ट्र होता है। व्यक्ति रहेगा या व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन राष्ट्र तो चलता ही रहेगा। तो हमें राष्ट्र हित देखना है, व्यक्तिगत हित की बात नहीं करनी है। एक दशकों से इसको मॉडल ब्लॉक के रूप में दिया गया, आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, इसके पहले भी क्या मामले में भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार कब हुआ और कितना भ्रष्टाचार हुआ, चूंकि तमकुही राज में मैं 2022 से एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूं। और जनता की सेवा करने के दौरान जब मैं 2022 में एक जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुआ, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें संज्ञान में आईं जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैं इसी कार्यालय पे रात के समय में नवंबर के महीने में बैठा था, 2022 नवंबर का महीना था, बाहर बैठा हुआ था, तो देखा कि ट्रकों का काफिला जा रहा है। तो हमें लगा कि कहीं एफसीआई का कोई गोडाउन है, अन्न कहीं ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो त्रिपाल से सब ढके रहते थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई एफसीआई का कोई गोडाउन है इधर क्या? तो लोगों ने बताया कि नहीं साहब, एफसीआई का गोडाउन नहीं है, ये बालू का अवैध खनन हो रहा है, इसलिए रात के समय में ये सारी ट्रकें जा रही हैं। मैं फिर पता किया कि हमें जानकारी नहीं थी कि बालू का अवैध खनन कहाँ से होता है, नहीं होता है। तो पता चला कि बिरबट कनवलिया जगह है, बागा चौड़ जगह है, पिपरा घाट है, यहाँ से बालू का अवैध खनन होता है और सैकड़ों ट्रक बालू रोज खनन होता है, जो कि पर्यावरण के विरुद्ध है,
हमारे प्राकृतिक संपदा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग है। मैंने इस पे भी रोक लगाने का काम किया। आज तमकुही राज विधानसभा के अंदर अवैध बालू का कोई भी व्यक्ति खनन नहीं कर सकता है। ये मेरी सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, जो कि सरकारी तंत्र तो वही था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति बदली तो अवैध काम पे रोक लगाए गए। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान एक एक साल विलंब से होता था। मैंने लगातार व्यवस्था में कोशिश करते हुए व्यवस्था को चेंज किया। आज स्थिति है कि हमारे भाइयों का गन्ना मूल्य का भुगतान 15 दिन में हो जाता है। घटतौली का मामला सामने आया था। आज मैं बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकता हूं कि कोई भी किसान भाई जाके गन्ना मिल में अपने गन्ना तौलावे। अगर 1 किलो भी गन्ना कम हो जाता है तो फिर उसकी सूचना हमें दे। ऐसा नहीं हो सकता है। पशु तस्करी एक बहुत बड़ा मामला था हमारे यहाँ। शराब की तस्करी, स्प्रीट की तस्करी का बहुत बड़ा मामला था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनके मार्गदर्शन है, उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए विधानसभा में इन सारे अवैध कामों पे पूर्ण विराम लगा दिया गया है। और विधानसभा जो विकास की धारा से कोसों दूर था, सड़कें जर्जर थीं, बिजली की व्यवस्था बदहाल थी, सिंचाई की व्यवस्था बदहाल थी। आज हमारी सरकार 4.5 साल में सड़कों के जाल को बिछाने का काम किया है, नई पुलों को बनवाने का काम किया है, बस स्टैंड बनवाने का काम किया है, सेवरही में रिंग रोड बनाने का काम किया है, सेवरही अस्पताल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्चीकृत करके उसको संयुक्त चिकित्सालय बनाने का काम किया है। तमकुही राज में भी एक थाना, सुरक्षा के क्षेत्र में तमकुही राज में भी एक थाना देने का काम किया है। लास्ट सवाल है कि इन लोगों से जो टकराता है उनके साथ पिछले दिनों में देखे हुए जो व्यवहार किया है, क्या मानते हैं? क्या चीज? उनसे जो भी टकराता है, इनके विरोध में जो भी जाता है, वो उनके साथ जो व्यवहार करते हैं। देखिए, ये तो व्यक्तिगत मानसिकता है और व्यक्तिगत संस्कार है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसके संस्कार कैसे हैं। आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप जिस परिवार में पले पढ़े हैं, बढ़े हैं, जिस समाज में बढ़े हैं, उस समाज के द्वारा जो आपको संस्कार दिया गया, उस संस्कारों का परिणाम होता है कि आप अमर्यादित शब्दों का उपयोग करेंगे या मर्यादित शब्दों का उपयोग करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि श्री राज्यपाल की आज्ञा से कोई आदेश पारित हुआ है तो श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के पद पे बैठा है। उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के पद पे जो व्यक्ति बैठा है, उस पद का विरोध करना असंवैधानिक काम है। हम उनके आदेशों के विरुद्ध में, उनके आदेशों का सम्मान करते हुए हम अपनी बात न्यायालय में ले जाएंगे या फिर अन्य जांच अधिकारी से उसकी जांच की मांग करेंगे, निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। लेकिन संवैधानिक तौर तरीके में कोई भी व्यक्ति श्री राज्यपाल के आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसा आरोप लग रहा है कि व्यापार करने के जी। देखिए, एक चिकित्सक होने के नाते मैं तो 1995 में सर्जन बना। भारतीय रेल सेवा में 9 साल का काम किया। भारतीय रेल सेवा छोड़ने के बाद मैं अपना नर्सिंग होम बना के प्राइवेट प्रैक्टिस करता रहा और अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं और सेवरही में हर एक शनिवार को अपनी जनता का निःशुल्क परामर्श देने का काम करता हूं। मेरे पास पेट्रोल पंप, जब मैं विधायक नहीं था 2020 में भी मेरे पास पेट्रोल पंप था। संविधान में ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस व्यवस्था में कि विधायक को अपने प्रोफेशनल काम छोड़ देने हैं। यह संवैधानिक रूप से मान्य है और इसकी सूचना मैं प्रत्येक साल अपने अध्यक्ष जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यालय में इसको प्रेषित करता हूं कि मेरी संपत्ति कितनी है, मेरी वार्षिक आय कितनी है। ये विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यालय में ये उपस्थित रहता है। तो ये संवैधानिक रूप से मैं चिकित्सक हूं और सर्जन हूं, तो हमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आप चिकित्सा सेवा छोड़ देंगे विधायक बनने के बाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल